नमस्कार। लिटकेन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप जानते हैं हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है और जहां युवाओं का देश है, जिस देश में युवाओं की सबसे बड़ी जनसंख्या पूरी दुनिया में है, वो युवा केवल भीड़ नहीं है। वो युवा आज बहुत प्रगति के नए से नए सोपान पर चढ़ रहे हैं, नई से नई गाथा अपनी गढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल भीड़ के लिए युवा भीड़ को लेके हम चल रहे हैं। पूरी दुनिया में यदि आईटी सेक्टर की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर्स की बात करें, तो भारतीय युवा अपने प्रतिभा का लोहा हर जगह मनवा रहे हैं। आज हम इसी तरह की एक युवा के साथ हम हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और न केवल प्रतिनिधित्व किया बल्कि दुबई में जब इंटरनेशनल यूथ समिट में गई हैं तो वहां से बेस्ट कैडेट का खिताब भी भारत के लिए जीत के आई हैं। ये भारत के लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है, उनके अपने लिए तो गौरव की बात रही है। चलिए हम आज आपसे रूबरू करवाते हैं हर्षिता शर्मा को, जो कि जयपुर की रहने वाली हैं और अभी हाल ही में दुबई से लौटी हैं। इससे पहले ब्रिक्स यूथ समिट जो रसिया में हुई है, वहां भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। हर्षिता, आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि भारत को आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किया बल्कि बेस्ट कैडर का अवार्ड भारत के लिए आप जीत के आई हैं। ये वाकई आप बधाई की पात्र हैं और पूरे देश को आप पर गर्व है। बहुत धन्यवाद सर। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल, क्योंकि एक उसके पीछे की जो स्ट्रगल जो होता है वो किसी को नहीं दिखता। एक मेडल की चमक, एक जो सामने हम दिख रहे हैं जब हम डायस पे खड़े होते हैं, वो चमक, वो पल तो सबको दिखता है, लेकिन उस पल से पहले उस वहां तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत की गई होती है, वो मेहनत कभी भी किसी के सामने दिखती नहीं है। बस ये होता है हाँ, इसमें प्रतिभा है। किस तरह से इस मुकाम पे पहुंची हैं? जी, ये जर्नी शुरू होती है मेरे बस स्कूल के बाद, जब मैं 12th पास करती हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। मेरा हमेशा से सपना था भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे प्रतिनिधित्व करने का एज अ डेलीगेट या डिप्लोमेट। बहुत मेहनत करी थी यूपीएससी एग्जाम के लिए, शायद वो मैं आगे भी दूंगी, लेकिन उसकी जो पढ़ाई है, मैं हमेशा कहती हूँ हर युवा से कि जीवन में एक बार यूपीएससी की पढ़ाई चाहिए, क्योंकि आप फिर जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ना, आप कुछ बहुत। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता है, मेरी नौकरी लगती है आईआईएस यूनिवर्सिटी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि तो शुरू से थी। और अपने दूसरी तरह से फिर मैं शुरू करती हूँ बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करना इंटरनेशनल रिलेशंस के। बहुत सारे एम्बेसी के एम्बेसडर्स के अंडर मैंने वॉलंटियरिंग करना शुरू करा। बहुत फेल होती गई, शायद 100 जगह मैं अप्लाई करती थी तो 90 जगह तो मैं फेल हो जाती थी, 10 जगह चांस मिलता था, और तब भी मैं बाकायदा सिर्फ एक वॉलंटियर बनते जाती थी। इस पूरी जर्नी के बीच में आज भी मुझसे सब पूछते हैं, यार ये आप गए कैसे, आपको ये मौका कैसे मिला, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि ये एक रात की बात नहीं है कि एक रात मेरे पास एक मेल आ गया कि आपको भारत का प्रतिनिधित्व करना है और मैं रशिया पहुंच गई। इसके पीछे पूरे 3 साल की मेहनत, इतनी वेबिनार्स, मेरा एक पूरा जो मैंने सीवी बनाया, इन 3 सालों में मैंने जो नॉलेज गेन करी वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति, हम आज के समय कहाँ खड़े होते हैं, और सिर्फ नॉलेज ही नहीं, इसके ऊपर क्या मेरे कुछ खुद के विचार में बना पाई हूँ, क्या मेरे पास कुछ आइडिया, कोई सल्यूशन है दुनिया को देने के लिए। तब जाके जब ये एक विचारधारा मेरी सेटअप हुई पढ़ाते टाइम या पढ़ते टाइम, तो एक मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे मुझे जयपुर का रिप्रेजेंटेशन करना था यूनेस्को में। यूनेस्को एक संस्था है इंटरनेशनल जो कि एजुकेशन कल्चर के ऊपर काम करती है, और जयपुर जैसे हम सब जानते हैं हमारा शहर सुंदर ही नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिल्कुल, टूरिज्म के मामले में भारत में आज नंबर 1 पे जयपुर आता है और हमारा राजस्थान आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी थी इस
अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैंने जयपुर के बारे में बात करी थी यूनेस्को, ये सब वर्चुअली हो रहा था। और फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कि ब्रिक्स का एक फॉर्म निकल रहा है, डेलीगेशन जाएगा 10 लोगों का, थीम मीडिया है, और मेरा मीडिया से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था तब तक। तो मैंने वो फॉर्म भरा, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मैंने एक्वायर करा, और मैं फिर कहती हूँ कि जो मैंने यूपीएससी की पढ़ाई इतने सालों में दी है, उसकी वजह से ब्रिक्स क्या है पहले तो इंसान को ये पता होना चाहिए, आप अप्लाई तो बाद में करेंगे। और आज लोगों को ये भी नहीं पता होता ब्रिक्स क्या है, हमारे भारत के लिए कितना जरूरी है ये सब। बिल्कुल, बिल्कुल। और बस फॉर्म भरा सर, सिलेक्शन, वीजा तक, अगर मेरे को 1 अगस्त को जाना है तो 28 जुलाई तक तो मेरा वीजा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर सोलो करने वाली थी। तो बस होता गया और भगवान की दया से जाकर आ गए। फिर दुबई की अपॉर्चुनिटी रशिया से जस्ट आती आ गई थी, तो वहाँ पे भी गए। लेकिन 2 चीज़ें जो मेरे को लगती हैं सर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्षेत्र के लिए, एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय कितनी वर्ल्ड अफेयर्स की नॉलेज है। तो सोसाइटी के को देने के लिए आपके पास में क्या है, और आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर कितना नॉलेज है, कितनी डेप्थ में आप गए हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको यूथ पार्लियामेंट हो, यूथ अफेयर्स की बात करनी हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करनी हो, तो आपका ये ज्ञान, और आप कह रहे हैं कि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जब आपने की, भले ही उसमें पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में आप सफल नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो तैयारी आपके जीवन के हर कदम पर काम आ रही है। जी, बिल्कुल। और मुझसे किसी ने एक चीज़ कही थी कि पढ़ाई एक तपस्या जी। है, तो जितना पढ़ेंगे वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं न कहीं यूज़ ज़रूर होगी, और उसका मैं आज रिज़ल्ट देख रही हूँ। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवाओं में ये एक भ्रांति हो गई है कि यार मैं इस एग्जाम में फेल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो छोड़ो, ये बेकार, मेरा सब पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया है। बेकार कभी नहीं जाता है। ये एक बहुत इंस्पायरिंग बात आप कह रही हैं युवाओं के लिए। हर्षिता, एक बात है, जब आप ये कहती हैं कि आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में आपकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या डेवलप हुई है, वो जी। बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चलिए हम आप ही से पूछते हैं कि यदि ग्लोबल पीस की हम बात करें, तो ग्लोबल पीस में आप क्या सोचती हैं, हमारे जो भारत का रोल है, और स्पेशली जो हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, बापू का जो संदेश है उसको लेके हम चलते हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं ग्लोबल पीस को अपने नजरिए से? सर, इंटरनेशनल रिलेशंस और कुछ नहीं, ग्लोबल पीस की ही तो बात करता है। हमारा सबसे पहला चैप्टर, हम अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात करते हैं, तो उसके सबसे पहले आर्टिकल में लिखा है द वर्क इज फॉर यूनाइटेड पीस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो सबसे पहला इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेन एम है वो है हम कैसे सारे देशों को साथ में लाएं और हम्म। एक बेहतर ह्यूमैनिटी के निर्माण की आगे बात करें। अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, इसी सदी में है, और मेरे हिसाब से पिछले 14 सालों में मोदी जी के आने के भी 3 या 4 साल पहले से, जब से ओबामा आए थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, तब से ग्लोबल पीस की बात और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। इंडिया का बहुत बड़ा रोल आज के टाइम पे हम देखते हैं ग्लोबल पीस में। आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है, आज यूएसए का दबदबा थोड़ा कम हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि अफगानिस्तान से वो तालिबान को पीछे ले आए हैं, कहीं पे आईएसआईएस का है तो कहीं पे टेररिस्ट का है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज का आप इशू होते हुए देख रहे हैं, भूखमरी, माल नरिशमेंट, हर जगह कुछ ना कुछ त्राहिमाम। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें, 2030 तक हमें वो अचीव करने हैं। तो आज की तारीख में इस पूरी श्रृंखला में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सिर्फ एक भारत ऐसा देश है कि कोरोना काल के बाद भी आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरे हैं। बिल्कुल। हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। हमारा जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले कोई इतना कमजोर नहीं हुआ है जैसे आप बाकी देशों को होते हुए देखते हैं। इस लेवल पे आज अगर वॉर हुई है, सब जगह से पानी, ऑयल, तेल, एनर्जी बंद है, तब भी हम
आ गए हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि अभी G20 समिट, जो कि बहुत बड़ी बात है, और कल ही हमने दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करा है, जिसमें सबसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए कह लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, सब ने दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करा है, जैसा हम चाहते थे साइन करने के लिए। बिल्कुल। हमने कम से कम 75 डिक्लेरेशन इस बार एक दिन में साइन करे हैं सारे डेवलप्ड देशों के साथ, जो कि G20 की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। ये हमने करके दिखाया है। तो भारत का ग्लोबल पीस के निर्माण में भारत ने एक ही चीज बोली है कि हम वॉर की बात नहीं करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को और सबको साथ में, और विकास की बात करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा रोल बनता है, और भारतीय होके मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल। एक डिप्लोमेटिक विन हम इसको कहें कि यदि हम डिप्लोमेटिक वे में अगर हम चल रहे हैं, क्योंकि यदि हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो डिप्लोमेसी वहाँ पहले आती है। और जी भारत डिप्लोमेटिक वे में कहीं ना कहीं यूएस, फ्रांस और जितने भी दुनिया के जो अगड़े देश हैं, आगे वाले देश हैं, इंक्लूडिंग चाइना, रसिया एंड अदर्स, उन सब पर भारी पड़ती हुई दिख रही है ये हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी। जी बिल्कुल सर। जो आज के टाइम पे आप इम्पॉसिबल कह सकते थे, पिछली बार अगर यदि अपन सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं, तो पिछली बार इंडोनेशिया में G20 समिट हुई थी, और उसमें 40 बार यूक्रेन और रशिया वॉर युद्ध का टेम्पलेट में मेंशन किया गया था। इस बार आप देख सकते हैं जियोपॉलिटिकली हम पे कितना प्रेशर था, क्योंकि हमारे रिश्ते तो रशिया के साथ भी अच्छे हैं और यूएस के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन हम पे वेस्ट एक प्रेशर ये बना रहा था कि आप अपनी G20 टेम्पलेट में यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में फिर बात करेंगे। हम नहीं कर सकते थे। तो हमने हमारी सूझबूझ से, डिप्लोमेसी से, हमारे राजदूतों की मेहनत ही है जिसकी वजह से हमने सबसे सुखी सुखी टेम्पलेट भी साइन करवाया। ना हमने यूएस को तंग किया, ना हमने रशिया को अपना एनिमी बनाया, जैसा हम चाहते थे। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने यही बोला कि वो बाली था, ये दिल्ली है, और हम बिल्कुल। अपनी तरह से सोचते हैं। हम अपनी तरह से अपना फॉरेन पॉलिसी आगे लेकर जाएंगे, हम सबके विकास की बात करेंगे, हम किसी को तोड़ने की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम हमेशा जोड़ने में विश्वास रखते हैं दुनिया को। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम यही कहते हैं, और पूरी दुनिया जो है वो हमारा एक परिवार है, ये हम मान के चलते हैं। ये हमारे पौराणिक ग्रंथ भी यही कहते हैं, वैदिक काल से भी हम यही मानते आए हैं, और आज भी हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं पूरी दुनिया को। लेकिन कहीं कहीं कई बार होता है कि जब भारत की फिलिस्तीन नीति, एक क्योंकि उसके साथ में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे, लेकिन इन दिनों में देखने को आया है कि फिलिस्तीन नीति में कहीं ना कहीं हम कुछ हमारी तब्दीलियां आई हैं। इस चीज को क्या आप क्या सोचती हैं इस नजरिए में? एज अ यूथ डेलीगेट अगर मैं एक चीज कहूँ, जी और ये बिल्कुल। सिर्फ एज अ यूथ डेलीगेट नहीं है सर, ये मेरे को लगता है सारे सिटीजन्स के लिए है, जो भी इंडिया, जो भी भारतीय हैं, उनको हमेशा ये अवेयर रहना चाहिए कि हमारा देश इस समय किस नीति पे कहाँ खड़ा है। यदि मैं यूथ डेलीगेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मैं बाहर इंटरनेशनल मंच पे जाके अपने विचारधारा और अपने विचारों के तहत मुझे वही बोलना है जो मेरा भारत देश और मेरी सरकार जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे एकजुटता बनती है, क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। बस मेरा इतना रोल है कि जहाँ पे मेरी भारतीय नीति है उसके बारे में मैं अवेयर रहूं, और वही मैं आगे मंच पे प्रस्तुत करूं। मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है। यदि आज बिल्कुल। इंडिया और चाइना के बीच में कोई इश्यूज हैं, तो मैं जाके चाइना की बहुत ये नहीं बोल सकती कि इंडिया चाइना में भाईचारा है, इंडिया चाइना भाई भाई, वो नीति मैं नहीं बोल सकती। तो फिलिस्तीन के लिए सर मैं यही बोलूंगी कि आज की तारीख में यदि हम फिलिस्तीन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं या हम फिलिस्तीन को अपना दोस्त नहीं मानते, मैं ये बोलूंगी कि हमारा झुकाव इजराइल के प्रति ज्यादा हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सब जानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे हम अपनी नीतियां बनाते हैं। आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि हम उनको पाकिस्तान से भी काम होगा, यदि वो टेररिस्ट अटैक्स कम कर देते हैं और हमें यदि ट्रेड करना है तो हम पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिमिलरली आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि इसराइल, यूएसए, इंडिया और यूएई, ये 4 कंट्रियों को साथ में आना पड़ेगा। और यदि हम इसराइल के साथ हैं तो ऑटोमेटिकली हमें खुद को डिस्टेंस करना पड़ेगा फिलिस्तीन से। हमारा पर्सनल कोई इशू फिलिस्तीन के साथ नहीं है। हमारे मन में आज भी बहुत फिलिस्तीनियों के लिए प्यार है,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आज ये हमारे हित में है कि हम इजराइल के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि वही मिलिट्री आर्मामेंट की आप बात कह लीजिए या डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, हमें आज इजराइल की जरूरत है और इजराइल को हमारी जरूरत है। हाँ, शायद ये बात ज़्यादा सही है कि एक-दूसरे की ज़रूरत हम को है, लेकिन कहीं न कहीं जब आपने पाकिस्तान का ज़िक्र किया है, तो हर भारतीय की उत्सुकता होती है भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर और कमोबेश वही स्थिति पाक अवाम की भी है कि वो भी जानना चाहते हैं और उसी के बीच में पीओके भी आता है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे ये विवादों की जड़ में पीओके भी एक रहा है। दोनों देशों की जनता कभी भी युद्ध नहीं चाहती है, शांति चाहती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं, किसी न किसी नज़रिए से पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तानी जो फ़ौज है, वो शायद उस तरीके से या उतना डिप्लोमेसी के साथ में भारत से बात नहीं कर पाई है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमारी जो आम जनता है दोनों देशों में युद्ध नहीं चाहती है। हुँ, हाल और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे जैसे युवा हैं जो वहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे और सबने मुझे चंद्रयान-3 के लिए भी बहुत शुभकामनाएं दी और उनका खुद कहना है कि हम भारत को इतना प्रेज़ करते हैं, हमारे लिए भारत हमें कुछ सीखना चाहिए। आज तुम चंद्रयान-3 पे गए हो, हमारे लिए शायद लाइट ईयर्स अवे है वो चीज़। कोई भी पढ़ा-लिखा पाकिस्तानी युवा आज की तारीख में झूठी दिलासा नहीं देता। उनको पता है कि किस लेवल पे आज उनकी सरकार है। जो भी इश्यू है वो पॉलिटिकल और आर्मी के लेवल पर है और ये एक्सेप्टेंस उन लोगों में है। आज की तारीख में 7% पाकिस्तानी युवा आज पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और बाहर नौकरियां ढूंढ रहा है। और ये सब जब मैंने उनकी बातें सुनी, एक पाकिस्तानी युवा की तो बात, मित्र की बात सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और आंसू इसलिए आए थे कि भगवान का शुक्रिया कि मैं भारतीय हूँ और भारत देश में हूँ। कम से कम मुझे वो सब नहीं फेस करना पड़ रहा जो वो लोग आज की तारीख में फेस कर रहे हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल लेवल पे इश्यूज बहुत हैं। हमारी आज की सरकार बनाना बहुत कुछ चाहती है। मोदी जी भी इस्लामाबाद रुके थे आज 8 साल पहले। बहुत बड़ी न्यूज बनी थी नवाज शरीफ के पास और उन्होंने कोशिश करी थी कि हमारी मित्रता बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कोशिश करी है, मनमोहन सिंह जी ने भी कोशिश करी है, लेकिन ये जो उरी अटैक, पुलवामा अटैक हो गया तो हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट आज जरूर क्रिएट हो गया है और ये तभी सॉर्ट आउट हो सकता है जब सबसे पहले आतंकवाद हमारी कंट्री से खत्म हो, उसी के बाद आगे नेगोशिएशन कुछ हो सकता है। आम जनता ये चाहूंगी कि हेट्रेड की भावना कम हो जाए। सेंस है कि हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, आम जनता की भावना कभी बुरा हो नहीं सकती। हुँ। दुबई समिट के बारे में जी बताइए, जब दुबई इंटरनेशनल समिट में आप गई है और वहाँ पर आपने जब भारत को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर जो दूसरे डेलीगेट्स भी होंगे क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पूरे दुनिया के जो युवाओं के बीच होती है और आपको जी बेस्ट सर। डेलीगेट का अवार्ड आपको वहाँ पर मिला। जो मोमेंट, क्योंकि वो एक प्राइड मोमेंट था, लेकिन वहाँ जो दूसरे डेलीगेट्स जब अलग-अलग देशों के आए हैं, अपने-अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए, उनके देशों में जो होने वाली बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरी बातें होती हैं, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं या दूसरे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपस में जो बातचीत हुई उसमें आपने क्या महसूस किया है? सर, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे कम से कम 60 कंट्री में मित्र हैं और वो जेन्युइन मित्रता हमारी बनी है क्योंकि हम सब वर्ल्ड अफेयर्स के ज्ञानी, हम जानते हैं वर्ल्ड अफेयर्स को और हम डिस्कस करते थे हमारी कंट्री के बारे में, आपकी कंट्री में क्या चल रहा है। मैं एक-एक जने जिससे मैं मिली हूँ, चाहे वो फिलीपींस का हो, चाहे वो कैमरून का हो, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इराक, आज मेरे भाई इराक में हैं। पैलेस्टीन की भी मेरी एक मित्र बनी है। आप सीरिया जैसे देश से भी हुँ, वहाँ पे एक डेलीगेट आई थी और आपको ही पता चलता है कि जो हम रोजमर्रा के न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सीरिया ऐसा है, वैसा है, उज़्बेकिस्तान ऐसा है या फिलीपींस में कुछ इशू आ गया, लोग अपने जैसे ही हैं। इराक, मैं तो सिर्फ सद्दाम हुसैन ही जानती थी इराक के बारे में। जब मैं अपने इराकी मित्रों से मिली हुँ, तो हुँ। पता चला कि अरे यार, इराक तो बहुत डेवलप्ड है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरली वेल वर्सेड, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। आप आज शायद कभी सीरिया एज अ टूरिस्ट जाने का नहीं सोचेंगे, लेकिन सीरिया बहुत सुंदर है।
मैंने फोटोग्राफ्स देखी हैं, पूरा प्रोसीजर देखा है और सीरिया जाना बहुत ईजी भी है आज की तारीख में, पर ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। वहाँ पे अगर मैं कैमरून के एक सुप्रीम कोर्ट जज से मिली हूँ, 30 से 31 साल के, वो एज अ डेलीगेट आए थे, सुप्रीम कोर्ट जज। जी। तो मैं 20 से 19 साल की एक फिलीपींस की लड़की से मिली हूँ जो इन्फ्लुएंसर है, जो आज ईच वन फिलीपींस चलाती है, जो आज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो इन सभी लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि हम इस पूरी दुनिया के इतने से हिस्से हैं, शायद इतने भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा मैं बता रही हूँ। और अपने घर में अपन शेर रहते हैं, लेकिन बाहर आप देखें तो बोलते हैं ना, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। सीखते जाओ, इतना ज्ञान मिलता है, इतना आपको पता चलता है। एक जो हम अपने बबल में रहते हैं, यहाँ से बैठे हम किसी को जज करेंगे, रे इराक सीरिया, तौबा तौबा, आप क्या बोल रहे हो, क्या देश है वो, डेजर्टेड। मैं तो यही सोचती थी, पर आज बहुत सुंदर लोग हैं वो, बहुत सुंदर देश है वो। तो आप अपने बबल से खुलते हो, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स खुलते हैं, आप फ्लेक्सिबल होते हो, आप हर इंसान को अपनाते हो। तो आप सीरिया और इराक की बात करते हैं, क्योंकि इराक वाकई बहुत खूबसूरत देश है और पुरानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वहाँ जो उस सभ्यता से उपजा हुआ देश है। तो ऐसा नहीं है कि वो देश एक बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति लिए हुए देश है। कुछ चीन के डेलीगेट्स भी मिले होंगे आपको, चीनी जी डेलीगेट्स? सर, बिल्कुल। चीन के डेलीगेट सर मेरे को ब्रिक्स यूथ कैंप में मिले थे, जिससे क्योंकि ब्रिक्स यूथ कैंप ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना सब, इसीलिए हमने आपसे चाइना की बात की है क्योंकि ब्रिक्स में आप दुबई गए भी हैं। नहीं। जब चीनी डेलीगेट से हम बात करते हैं तो क्योंकि चीन की एक ट्रेड की जो नीति है वो, और उस नीति के तहत जिस तरह से श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति हुई है और अभी कमोबेश मालदीव और जो दूसरे छोटे देशों की स्थितियां हो रही हैं, क्या चीनी युवा इस तरफ सोचते हैं, विचार करते हैं? सर आप शॉक्ड हो जाएंगे, चीनी युवा कभी खुल के अपनी सरकारी पॉलिसी की बात ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं, सिंपली कर भी यदि नहीं आप सकते। उनसे, जी बिल्कुल नहीं कर सकते। कि अपन एक वीडियो बनाते हैं, वो उसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, और भारतीयों के साथ तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से उनके ऑर्डर हैं। तो वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इसके बारे में तो कभी वो बात ही नहीं करेंगे। जियो पॉलिटिक्स कभी डिस्कस नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज कह सकती हूँ कि युवा हर देश का एक जैसा है। हर देश का युवा अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसके भाव कभी भी दूसरे देश के लिए बुरे नहीं होंगे। लेकिन और जिससे मैं मिली, जितना मेरा इंटरेक्शन चीनी युवाओं से हुआ, मेरा बॉलीवुड, फैशन, स्टाइलिंग, इंडिया की क्या स्टार्टअप पॉलिसी रही है, हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल कितना बढ़िया मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर युवा थे। बहुत सारे युवा मुझे मिले जो चाइनीज एम्बेसी में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर चाइना में आप किसी चाइनीज स्टार को बहुत मानती हैं, तो हम पक्का आपको मिलवाना चाहेंगे। यांग यांग करके चाइनीज एक्टर है, मेरे को बहुत पसंद है। तो उसने चाइनीज जो युवा है उसका नाम था हो चिन, उसने मेरी वीडियो बनाई। उसने कहा मैं पक्का यांग यांग को तुम्हारी वीडियो भेजूंगा, मैं एम्बेसी में काम करता हूँ, तो जब भी मेरी मुलाकात होगी यांग यांग से आपका मैं। तो बहुत प्यार है मुझे, बहुत सारे उन लोगों ने टोकन ऑफ थैंक्स, सोवेनियर्स सब दिया है। लेकिन जब बात जियो पॉलिटिक्स की आएगी, जो आपके ये सवाल है, ट्रेड नीति, ये सब हम खुल के नहीं करते, वो कभी करेंगे ही नहीं। क्योंकि वहाँ की सरकारी नीतियां बहुत गोपनीयता की हैं, वो कभी भी बाहर उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और उनको अगर कर देंगे तो फिर वहाँ की सरकार के उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगी, इसलिए वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा कि जितनी स्वतंत्रता हमारे देश में हर नागरिक को है, युवाओं को बोलने की, हर अपने विचार रखने की पूरी आजादी है, उस तरह की आजादी चाइना के युवाओं को नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। और आप शुरू में तो एक देखेंगे कि जैसे भारतीय हम डेलीगेशंस थे ना, हम क्या, हमारी संस्कृति में है, हम खुल के लोगों से बात करते हैं, हम खुल के लोगों को प्रसन्न करेंगे, एक वार्मथ होती है हमारे इंटरेक्शन में, क्योंकि हम ये चीज बचपन से देख रहे हैं। हमारा कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, मिलजुल के फैमिली के साथ खाना खाना, ये हम बचपन से सीखते हैं, मिलजुल के रहना। आप दूसरी तरफ चाइनीज को देखेंगे तो एक दूर से आपको लगेगा कि वो कंजर्वेटिव है, खुद में ही रहने वाले, खुद ही डेलीगेशन, उनको बहुत टाइम लगता है खुलने में।
धीरे-धीरे मैं 2 दिन तक मेरी किसी चाइनीज़ डेलीगेशन से बात नहीं हुई थी। हुँ, स्लोली ग्रेजुअली आप खुलते हैं, तो ये खुल के आपको दोनों में एक अंतर डेफ़िनेटली दिखेगा, आप चाहे कहीं पे भी जाएँगे। वो बहुत बिल्कुल। कॉन्शियस है। लेकिन वहीं पर यदि हम रसिया की बात करते हैं, तो वो लोग बड़े आसानी से घुल-मिलते हैं, विशेषकर भारतीयों से तो बहुत बड़े जल्दी घुल-मिल जाते हैं वो। सर एक ना बहुत बड़ा मिथ है कि रशियंस आर कोल्ड फेस्ड, कि वो हुँ, कभी कोई ना एक्सप्रेशन नहीं देते अपनी शक्ल से, सुंदर बहुत होते हैं, कोल्ड फेस्ड होते हैं। मैं नहीं मानती। रशिया बहुत सुंदर देश है सर, इतना अंडररेटेड कंट्री है आज के टाइम पे। वहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। और आज मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स रशियंस हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से दोनों देशों की एक मित्रता है, उसी तरह से हम उन देशों के युवाओं में भी एक बहुत घनिष्ठ मित्रता का भाव देखने को मिल रहा है, वो आप अपने शब्दों से बयाँ भी कर रही हैं। जी। वैसे जब हम बात करते हैं पूरे ग्लोबल में पॉलिटिक्स की और जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, इसके अलावा यदि हम आपकी व्यक्तिगत बात करें, कुछ पर्सनल बातें भी हम आपसे बात करना चाहें। हमें पता चला है कि आपकी जो मदर हैं वो सिंगल पेरेंट रही हैं। जी सर, जी। एक सिंगल पेरेंट की बेटी होने के नाते बहुत सारी बातें, क्योंकि जब बचपन से आप माँ को देखते आए होंगे तो बहुत सारी बातें आपको फील हुई होंगी, बहुत सारी उन परेशानियां भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये चीज हो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो। कुछ इस तरह के कुछ मोमेंट्स आए होंगे आपकी लाइफ में। सर मेरी माँ ने मेरे ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दी। हम्म। मैंने कभी अपने फादर को नहीं देखा, जो भी मेरे बायोलॉजिकल फादर है, मैं कभी मिली नहीं हूँ। और तो मुझे पता नहीं एक बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। सब मुझसे ये सवाल करते कि तुमको दुख नहीं होता। अरे भाई, जब मैंने वो रिश्ता कभी महसूस ही नहीं बिल्कुल। करा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी, मेरी मम्मी मेरे को बचपन में ही हॉस्टल, एमजीटी के मैं हॉस्टल में रही हूँ सर 18 साल। मैंने हमेशा वहाँ पे इंडिपेंडेंट बोल्ड वुमन ही देखी है। मेरी मम्मी, वहाँ पे और भी टीचर्स थे जो सिंगल थे, किसी की शादी हुई है, किसी की नहीं हुई है, किसी का डिवोर्स हुआ है। तो सर शायद मेरी मम्मी ने बहुत की होंगी, लेकिन मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं करी है। हाँ, बचपन में मुझे ज़रूर याद है किसी ने कभी कह दिया था कि तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे, या फिर कभी कभी किसी से बदतमीजी कर दी बचपन में तो सीधा मेरी मम्मी पे। सिंगल डॉटर और सिंगल पेरेंट होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है सर कि आपके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि सबसे पहले सीधा अटैक आपकी माँ पे होगा कि इसकी माँ की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत साल लग जाते हैं ये चीज दुनिया को बताने में कि हर कदम गलतियां करता है। ये इसका मतलब, इसका रीजन ये नहीं है कि बाप है या नहीं है, गलती तो हर बच्चा करेगा। वही शायद गलतियां मैंने भी बचपन में की थी, लेकिन शायद मेरी मम्मी ने बहुत दृढ़ता के साथ वो चीज फेस करी है। मेरी मम्मी कभी मेरे आगे आंसू नहीं बहाती सर, हमेशा खुश रहती है। आज स्कूल में जहाँ मेरी मम्मी काम करती है, सभी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी इंसानी आज तक हमने किसी को नहीं देखा। वही मेरे सामने मेरी माँ है सर। तो स्ट्रगल मैंने एज सच कभी नहीं करा, भगवान की दया है, हमेशा सपोर्ट रहा है मेरी माँ का, मेरे नाना का। आज भी आप देख लीजिए, मैं 26 साल की हो गई हूँ, कोई शादी के लिए बात ही नहीं करता। वो बस यही कहते हैं तेरे को जितना आगे सीखते चलना है, काम करना है, और समिट्स अटेंड करो और एक्सप्लोर करो। जब बिल्कुल। तक सुकून ना मिले तब तक लगे रहो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात तो है और कि आपके ऊपर किसी तरह का पेरेंट्स दबाव, अपने जो मम्मी है या नाना है, आपको दबाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों ने एक सिंगल पेरेंट की सिंगल डॉटर होने के इस बात ने आपको शायद अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, ये हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत सर, बहुत। मेरे को तो इतना प्राउड फील होता है कि मैं एक सिंगल मदर के साथ रही हूँ। हुँ, वो मेरी बाप, आप सोचिए सर, उनको कितना बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती होगी कि इसको मैं कितनी फ्रीडम दूँ, कहाँ पे रोक-टोक लगाऊँ, कितना मुझे इसको छोड़ दूँ, क्योंकि मम्मी पे ज़िम्मेदारी बहुत है। आप सोचिए, जब अभी रशिया-यूक्रेन वॉर चल रही है और रशिया जाने का मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, "तू कॉन्फिडेंट है जाना?" मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल।" "तो फिर जाओ, चलो, वीज़ा वेरी करवाओ।" गुड, बस, इसके सो अलावा नाइस। मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। जबकि वहाँ एक तरफ से देखा जाए तो यूक्रेन रशिया वॉर, तो आप सोच लीजिए फिर। तो ये एक जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मदर ने अपने एक स्ट्रॉन्ग डॉटर जो खड़ी की है, और उस डॉटर ने किसी भी तरह से अपनी माँ के जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको कम नहीं होने दिया है, वैश्विक पटल पर भी।
जी सर, कभी भी नहीं, और अभी तो बहुत आगे जाना है सर, बहुत सीखना है। बस अभी इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल परवरिश जैसी आपकी होती है, वो आपको बहुत आगे लेके जाती है, और पेरेंट्स का सपोर्ट। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, इस मामले में मैं लकी हूँ सर। हमेशा आपने कहा ना, अचीवमेंट सबको दिखते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ इट्स नेवर मी, इट्स ऑलवेज वी। मेरे पीछे मेरे नाना, मेरे दोस्त, और सबसे ऊपर मेरी माँ। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं बिल्कुल, नहीं हूँ। तो मेरे पीछे बहुत सपोर्ट है, आज भी है और आगे रहेगा। निश्चित समय की एक सीमा होती है। आज हमारे साथ भी एक हम भी सब एक सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन आपसे चलते-चलते एक बात पूछेंगे, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट अपने आप को अभी भी मान रही हैं, आप आगे भी आप देंगी, और आपके फॉरेन सर्विसेज में या फॉरेन एक एम्बेसडर के रूप में आपकी एक आकांक्षा है जाने की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये हैं कि जब हम कोटा की दुर्घटनाओं को देखते हैं या आज के युवाओं में जो एक टेंडेंसी जो हो रही है हताशा और बिल्कुल एकदम निराशा की, उनको जी क्या सर। कहना चाहेंगे यूथ आइकॉन होने के नाते? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है, ये आपकी चॉइस है कि आपको इस सिस्टम में जाना है, जहाँ पे किसी ने आपको बोला नहीं है, ये आपकी चॉइस है, और ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा भारतीय समाज वर्क करता है। हुँ, पहली चीज़ तो ये। अब आप इसमें घुस चुके हैं, तो उसमें अपना 100% दें, और ये मेरी गारंटी है, अगर आप 100% इस एग्ज़ाम में देंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे। बस शांति से चलते रहिए। हर इंसान की अपनी जर्नी है। बस शांति से बस चलते रहें, और टेक्नोलॉजी ने आज क्या है सर, सबको बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, वो कभी नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आज से 2 साल पहले मैं यूपीएससी निकालती, तो शायद मैं ब्रिक्स में, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं सर, ब्रिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने में। आज मेरे पास यूनाइटेड नेशंस में अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये तो शायद फॉरेन सर्विस ऑफिसर के पास भी 20 या 30 साल के बाद आती है कि वो यूनाइटेड नेशंस में जाएँ। बिल्कुल। तो हर चीज़ का एक वक़्त होता है, हर चीज़ की एक जर्नी होती है, लेकिन अपना 100% दें, जो भी उस एग्ज़ाम की डिमांड है, बाकी भगवान सब सँभाल लेंगे। बस, मैं इतना कहना चाहती हूँ। एवरी फेल्योर गिव्स ए बेटर अपॉर्च्युनिटी टू एवरीवन। डेफिनिटली सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच, यस। तो बहुत अच्छा लगा हर्षिता आपसे बात करके, और भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम चाहते हैं कि आप भारत का नाम इसी तरह से रोशन करती रहें। इसी तरह से आप अलग-अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करें, भारत को अलग-अलग जगह मंच दें, ये हम ऐसा चाहते हैं, और इसी के साथ हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी? हम आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आप जब भी देंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसे अपने राय लिखें। यूथ आइकॉन हर्षिता शर्मा से हमारी बातचीत आपको यकीनन पसंद आई होगी, और हम उन सभी युवाओं से भी अपील करेंगे जो निराशा और के भाव में या कहीं न कहीं अपने आप को कुंठाओं में कुंठाग्रस्त महसूस कर रहे हैं। हर्षिता से आप सीख ले सकते हैं। फेल्योर कभी भी आपको निराशा में नहीं देता, आपको आगे बढ़ने की एक संबल आपको देता है। आप आगे बढ़ें, यही सबसे बड़ी बात है। हम यही कहेंगे कि तुम भी छेड़ो अपने मन के वीणा के तारों को, कोई बन ना पाओ हरिदास तो क्या, रविशंकर बैजू या तानसेन बन जाओगे। रविशंकर बैजू या तानसेन बन जाओगे, तो हर युवा में वो बात है, हर युवा में वो क्षमता है कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपना नाम रोशन कर सकता है, भारत में रहकर भी बहुत बड़े काम कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ निराशा से निकलने की। आप इसी तरह से हमारे इस चैनल को देखते रहिए, अपना प्रेम इस चैनल को देते रहिए, और यदि ये बातचीत हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। हर्षिता से आप सीख ले सकते हैं, और इसी के साथ हम इस आज की बातचीत को विराम देना चाहेंगे। हर्षिता, आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। धन्यवाद जो आप हमें देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि हमारी बातचीत पसंद आई तो। नमस्कार।